हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मुद्रांक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी देखने से पहले हमें सबसे पहले जान लेना होगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथों हुई थी और जो आरबीआई का कानून है वो 1949 में आया था, आज़ादी के बाद। आरबीआई को द डैडी ऑफ ऑल बैंक यानी बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत के आर्थिक विकास में आरबीआई की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आरबीआई के जो काम होते हैं उनमें आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करना, जो कि देश की मॉनेटरी पॉलिसी जिस हिसाब से देश के बाकी बैंकों को काम करना पड़ता है, उसके बारे में हम आगे देखने जा रहे हैं वीडियो में। और बैंकर टू गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर देने वाला। गवर्नमेंट को जब भी लोन की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट आरबीआई से मदद मांगती है और आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देता है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए और अदर सेक्टर्स के लिए, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हेल्प करती है। आरबीआई के कामों में इशू ऑफ करेंसी भी आता है। इशू ऑफ करेंसी का मतलब नोट छापना। आरबीआई देश में करेंसी कितने नोट जाने चाहिए, यानी कितनी करेंसी लोगों में बांटनी चाहिए, देश में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, वो सब देखना भी होता है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी बहुत मदद करता है कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना, उसको कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में ये करना, इसमें भी आरबीआई का बहुत मदद करता है। आसान भाषा में कहे तो पैसों से रिलेटेड जितने भी कुछ काम होते हैं उसको आरबीआई मॉनिटर करता है। पैसों से रिलेटेड सभी चीज़ों को आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई दूसरे बैंकों को सुपरवाइज और गवर्न करता है, जो कि बैंकों के नियम हैं जो आरबीआई पर आधारित रहते हैं। आरबीआई के हिसाब से ही बैंकों को चलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी रेट्स। मॉनेटरी रेट्स में सबसे पहले देखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट यानी जो रेट पे अदर बैंक आरबीआई से लोन उठाती है, कर्जा लेती है और जो इंटरेस्ट पे करती है, जिस रेट पे पे करते हैं उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। जनरली ये जो लोन रहता है जो अदर बैंक आरबीआई से उठाती है, वो लोन रहता है 2 दिनों से लेकर 14 दिनों तक। रेपो रेट ये हर साल और साल में बहुत बार बदल होता है। उनमें जो आज का करंट रेपो रेट चल रहा है वो है 6.50%। आसान भाषा में एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अगर समझिए एचडीएफसी एक बैंक है जिसने आरबीआई से 100 करोड़ का लोन लिया, जो कि 2 दिन से लेकर 14 दिन तक है। उस पर एचडीएफसी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 करोड़ 50 लाख, यानी 6.5% के हिसाब से। जो ये 6.5% है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अगर समझिए किसी बैंक ने आरबीआई से सिर्फ 1 दिन के लिए लोन लिया है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे होगा उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी, यानी एमएसएफ, जो कि करंट एमएसएफ है 4.25%। अगर समझो किसी बैंक ने 14 दिन से ज़्यादा के लिए लोन लिया और उस लोन पे वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट जिस रेट से पे किया जाएगा उसे बैंक रेट कहते हैं। जो करंट बैंक रेट है वो है 6.75%। ये तो हो गया जब आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देती है। लेकिन तब क्या होगा जब दूसरे बैंक आरबीआई को लोन देंगे? तो जब दूसरे बैंक आरबीआई को लोन देते हैं तो जिस रेट पर आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जो करंट रेपो रेट चल रहा है वो है 3.35%। अगर आसान भाषा में अगर समझना है तो समझो एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई को लोन दिया और जिस लोन पे आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। समझो एचडीएफसी बैंक ने अगर 100 करोड़ का लोन आरबीआई को दिया तो उस पे 3.35% के हिसाब से 3 करोड़ 35 लाख रुपए आरबीआई को एचडीएफसी को एज अ इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी पड़ेंगी, जो कि रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से होंगी। अब हम जानेंगे कैश लिक्विड रेट।
कैश लिक्विड रेट को CSR बुलाते हैं, जो कि ये होता है जो भी अदर बैंक में डिपॉजिट मनी आता है उसका जो 3% होता है वो RBI के साथ उनको मेंटेन करना पड़ता है। क्यों कि समझो कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, कोई कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए 3% मनी RBI के साथ डिपॉजिट रखना पड़ता है। अगर समझो एक आधी बैंक अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो उस बैंक का 3% मनी जो RBI के पास रहता है वो RBI उन बैंक के कस्टमर को बांट देती है, जिस कारण RBI को समय मिल जाता है कि सामने वाली बैंक से डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट का मनी कलेक्ट करे। तब तक वो 3% कस्टमर को देकर जो कि मनी RBI के पास डिपॉजिट है उसमें से वो उस बैंक के कस्टमर को बांट देती है। CSR होने के बाद भी एक और रेशो आता है जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, जो कि अदर बैंक के पास जो टोटल पैसे जमा होते हैं उसमें से लगभग 18% मनी ये RBI के पास फिक्स डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। जो मनी RBI के पास फिक्स डिपॉजिट रहता है वो RBI के पास ना होते हुए वो अदर बैंकों के पास ही रहता है, लेकिन जो 18% मनी है जिनके पास डिपॉजिट है वो उस मनी से कुछ नहीं कर सकते, वो मनी फ्रीज हो जाता है। उस मनी से कोई भी बैंक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, उस मनी को एज अ लोन नहीं बांट सकता, उस मनी को किसी को पेमेंट नहीं कर सकता। ये 2% छोड़ के 18 और 3 जो भी मनी बचता है वो अपने ऑपरेशंस के लिए बैंक फ्रीली यूज़ कर सकता है। SLR और CSR ये दोनों भी चेंजेस होते रहते हैं दोनों ही रेट्स में। अब ये तो हो गया बैंक रेट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बैंक जो ऑर्डिनरी कस्टमर को लोन देती है, ऑर्डिनरी कस्टमर मतलब जो कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है या फिर कंपनी है, उन रेटों को क्या कहा जाता है जिन रेटों पर बैंक लोन बांटती है? तो इनमें सबसे पहले आता है प्राइमरी लेंडिंग रेट। प्राइमरी लेंडिंग रेट का मतलब क्या होता है कि अगर समझो बैंक है, बैंक जो अपना ऑर्डिनरी कस्टमर है, एक सामान्य व्यक्ति को जिस रेट पे लोन बांटती है उस रेट को प्राइमरी लेंडिंग रेट कहते हैं। और ये जो प्राइमरी लेंडिंग रेट है ये जो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, मतलब हर बैंक का अलग रेट हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा रेट आता है उसे कहते हैं बेस रेट। बेस रेट यानी कि बैंक जो उनके अच्छे कस्टमर होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनको बड़े अमाउंट के लोन की ज़रूरत होती है, उन लोगों को एक डिस्काउंटेड रेट पे लोन दिया जाता है। उस डिस्काउंटेड रेट को बेस रेट कहा जाता है, जो कि प्राइमरी लेंडिंग रेट से कम रहता है। और ये सब रेट्स ना कि सिर्फ लोन के लिए बल्कि डिपॉजिट के लिए भी अप्लाई होते हैं। डिपॉजिट पर भी जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो प्राइमरी लेंडिंग रेट के हिसाब से ही दिया जाता है। डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। ये सब बैंक का छोड़कर भी बहुत सारे जगह से इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट कमाया जा सकता है, जिसे ओपन मार्केट रेट्स कहा जाता है। ओपन मार्केट रेट्स यानी कि जो रेट समझो एक SIP से हुआ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में से हुआ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में से हुआ, तो जो अलग अलग रेट आते हैं उनको ओपन मार्केट रेट्स भी कहा जाता है। और इन सब चीज़ों का इफेक्ट महंगाई पर भी रहता है। जितना रेपो रेट ज़्यादा रहेगा, जितना ये रेट्स ज़्यादा रहेंगे, उतनी महंगाई कम रहने की शक्यता बताई जाती है। लेकिन इसका दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, जिसके कारण अगर ये रेट अगर ज़्यादा रहे तो लोग अपना कैश लोन लेने में कतराएंगे, और लेकिन लोगों में सेविंग की हैबिट भी बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की तरफ झुकाव चला जाता है उनका। RBI डिमांड और सप्लाई को देखकर ये सब रेट डिसाइड करता है। चलिए तो दोस्तों, आज अपन ने सब रेट्स डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉच।